आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में पहला स्प्रे हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और फसल के हिसाब से कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा। कल्ले निकालने के लिए कौन सा स्प्रे करना है, पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा स्प्रे करना है। आज हम इसी के ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए। गेहूं की फसल में जब हम पहला सिंचाई करते हैं तो पहला सिंचाई करने के बाद हम कुछ दानेदार खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पे यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पानी लगाने के बाद ही हमें पहला स्प्रे भी करना चाहिए। तो यूरिया डालने के 4-5 दिन के बाद यह स्प्रे आप कर सकते हैं। मान के चलिए 25, 30, 35 दिन तक आपको यह स्प्रे कर देना चाहिए। पहला पानी 20-25 दिन की अवस्था में हमें लगाना होता है। पहला पानी हल्का हल्का हमें लगाना होता है। अब ज़्यादातर किसान साथी एक एनपीके डालते हैं, एनपीके 19-19-19। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपने फसल के हिसाब से कुछ भी चीज़ जो है वो डालनी चाहिए। अगर आपकी फसल अच्छी है, हरी भरी है, अच्छे से कल्ले का फुटाव होने लगा है, पौधे में चमक दिखाई रही है, अच्छी से ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो आपको एनपीके वगैरह भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा कमज़ोरी फसल में दिख रही है तो आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम, यानी पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 3 जो मुख्य तत्व होते हैं वो बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। हम यह एनपीके इसलिए डालते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे की ग्रोथ शुरुआती अवस्था में उतना अच्छे से नहीं हो पाती है। भले ही आपने सभी खादों का इस्तेमाल कर दिया हो, मिट्टी वाली खादें कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी दशा में अगर आप यह एनपीके डालते हैं तो एक टॉनिक का काम करेगा, एक बूस्टिंग का काम करेगा। पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से स्टार्ट करने का एनपीके 19-19-19 काम करने वाला है। तो 1 से 1.5 किलो यह एनपीके हमें पहला पानी लगाने के बाद 25, 30, 35 दिन तक इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए किसान साथी पर्याप्त रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आपको अपने फसल के हिसाब से एनपीके खादों का चुनाव करना चाहिए। अब बहुत सारे किसान साथी बुआई के समय एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो फास्फोरस की पूर्ति में कुछ मतलब सही से नहीं डाल पाते हैं। कम मात्रा में आपने डीएपी डाला हो या फिर आपने डीएपी के साथ जिंक वगैरह डाल दिया हो तो आपको फास्फोरस की पूर्ति भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फास्फोरस के जड़ों का विकास नहीं होगा और पौधे में अच्छे से फुटाव भी नहीं होगा। तो अगर आपने गेहूँ की बुआई करते समय जो डीएपी होती है या फिर अगर आप एनपीके डालते हैं तो एनपीके, या फिर अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, तीनों में से कोई भी खाद आपने कम मात्रा में डाली है या फिर डालते समय कुछ गलती कर दी है, जिंक वगैरह मिला दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फास्फोरस की पूर्ति करना चाहिए। फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए एक एनपीके आता है 12-61-0, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। तो यह एनपीके उन किसान साथियों को डालना है जिन्होंने कुल मिला के फास्फोरस की सही से पूर्ति ना की हो या फास्फोरस वाली खाद डालते समय कुछ गलती कर दी हो। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ आपने केवल जिंक के साथ डाल दिया तो गलती हो जाती है। अगर आपने फास्फोरस बुआई करने के बाद डाला है, यानी अगर आपने डीएपी, एसएसपी या एनपीके गेहूं की बुआई कर ली उसके बाद आपने ऊपर से डाला है, तो भी ज़्यादा पौधे उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी दशा में भी आपको एक एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल कर देना चाहिए, या फिर आप एनपीके जो आता है 17-44-0, इसका भी इस्तेमाल आप किसान साथी कर सकते हैं। कोई भी एनपीके हो 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है, या फिर आप नैनो डीएपी आप अगर डालना चाहते हैं तो नैनो डीएपी का भी इस्तेमाल, मतलब कुल मिला के फास्फोरस वाली खाद आपको स्प्रे विधि से देना है, जिससे उसकी पूर्ति आसानी से और जल्दी से हो जाए। अगर आप फिर से डीएपी वगैरह डालने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बाद में डीएपी डालने से उसका कोई भी प्रयोग पौधे नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम लाभ आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने एनपीके डालना है तो एनपीके डालिए, 12-61-0 डालना है मतलब 19-19-19 डालना है तो वो डालिए कमज़ोर फसल में, और एनपीके 12-61-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान साथी ग्रोथ प्रमोटर भी डालना चाहते हैं। तो अगर आपने बुआई के समय कोई दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने नहीं डाला हुआ है तो आप डाल सकते हैं। अब बाज़ार में ग्रोथ प्रमोटर बहुत नामों से बहुत कंपनियां बनाती हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का आपको लेना है और पहले पानी के बाद उसका इस्तेमाल करना है। अगर हम सागरिका की बात करें
तो इसको ज़्यादा तैयार सागरिका जो तरल रूप में आता है, लिक्विड रूप में आता है या द्रव्य रूप में आप बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, या फिर 2.5 ml से 5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है। कुछ इसमें पौधा वृद्धि वाले हार्मोन्स भी होते हैं, जिससे अब सागरिका डालेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है जल्दी जल्दी हम जान लेते हैं। सागरिका के इस्तेमाल से पौधे में भोजन ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब अभी तक आपने जिन खादों का इस्तेमाल किया है, अगर पौधे उसको सही से नहीं ले पा रहे थे तो उनका मतलब एक समझ लीजिए पाचन तंत्र प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में भोजन ले पाते हैं, जड़ों का फैलाव ज़्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। पौधे भोजन ज़्यादा बनाएंगे तो पौधे का विकास भी अच्छे से होगा, कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होगा। तो पहला पानी लगाने के बाद 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक या 40 दिन तक इसका इस्तेमाल भी, सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। अब बहुत सारे किसान साथी सागरिका जो नहीं डालना चाहते हैं, तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला जो हम अपने लगभग कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं, जिसमें हम 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा और सस्ता फार्मूला है, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, कल्ले बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सूक्ष्म तत्व की कमी से भी पौधे बौने रह जाते हैं, जड़ विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव अच्छे से, हरियाली वगैरह नहीं आ पाती है। तो इसमें हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें जान लेते हैं। पहले तो आपको लेना है जिंक। जिंक अगर आप 12% वाला लेते हैं तो और बढ़िया काम करता है। तो जो चिलेटेड वाला 12% वाला एडीटीए जिंक आता है, लगभग 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो दूसरे जिंक जो आती है जिंक सल्फेट नाम से, जैसे जिंक सल्फेट 33% वाला, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो हम तरीका, ये जो हम मात्रा बताते हैं, इसका भी आपको स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना है। तो जिंक सल्फेट 33% वाला 750 ग्राम मात्रा लेनी होती है, ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट यूज करने वाले हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलो मात्रा आपको लेनी होती है। तो तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है, चाहे 12% वाला चिलेटेड वाला, चाहे 33% वाला, चाहे 21% वाला। इसमें से 12% वाला सबसे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वो चिलेटेड रूप में होता है। अच्छी कंपनी का आपको लेना है, इस बात का ध्यान देना है। तो पहला चीज़ हो गया जिंक। दूसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कितना लेना है? 1 किलो लेना है। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस की उपयोगिता को काफ़ी बढ़ा देता है। पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग कर पाएंगे, जिससे पौधे की ग्रोथ, पौधे में वानस्पतिक विकास अच्छे से तेज़ी से हो पाएगा। ये फसल में नई शाखा बनने में भी काफ़ी हेल्प करता है, एंजाइम के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल के निर्माण को भी काफ़ी बढ़ावा देता है, जिससे फसल में हरापन आता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट से हरियाली आएगी, अच्छे कल्ले का फुटाव होगा। इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस यानी लोहा। फेरस के इस्तेमाल से लोहे की कमी दूर होती है, पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे के तने मजबूत होते हैं, एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण को ये काफ़ी बढ़ावा देता है, प्रकाश संश्लेषण भी पौधे अच्छे से कर पाते हैं। फसल में क्लोरोफिल का निर्माण फेरस से ही होता है। तो अगर हरापन आपको कमी दिख रही है तो हो सकता है कि फेरस सल्फेट यानी लोहे की कमी हो गई हो, और फसल में ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषण करने में भी, यानी ज़्यादा भोजन पौधे को अपने अंदर लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो फेरस सल्फेट आपको कितना लेना है? 500 ग्राम, यानी आधा किलो आपको फेरस सल्फेट लेना है। इसके साथ चौथी चीज़ आपको क्या लेना है? मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट के इस्तेमाल से भी बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है, नई फसल में नई शाखाएँ बनने में काफ़ी हेल्प करता है, क्लोरोफिल के मात्रा को ये बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी सुधार करता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं। तो मैग्नीज सल्फेट कितना लेना है? 250 ग्राम से 300 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तो चौथी चीज़ हो गई मैग्नीज सल्फेट। पांचवी चीज़ आपको लेना है यूरिया। यही दानेदार यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसी की 1 से 2 किलो मात्रा आपको लेनी है। ये 5 चीज़ें हमने बताई, जिंक हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, और आपका हो गया दानेदार यूरिया। ये 5 चीज़ों का आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है।
अब ये पांचों चीज़ें हरापन लाने में हेल्प करने वाली हैं। पौधे में जब पौधे में अच्छे से हरियाली आती है तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, जिससे फसल में अच्छे से भोजन का निर्माण हो पाता है। जब पौधे ज़्यादा भोजन बनाएंगे तो आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले का फुटाव भी होगा। कई बार इनकी कमी से भी पौधे में, भले ही आपने कितना भी कोई खाद डाल दी हो, कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी से भी पौधे बौने रह जाते हैं, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। तो अगर आपने अभी तक यह फार्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार आपको इस्तेमाल करके आजमाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ आपको पूरे फसल में आजमाना है। मान लीजिए आपने 1 एकड़ खेत में गेहूं लगाया हुआ है तो आप आधे में डालिए, आधे में मत डालिए, आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। तो बस पहले स्प्रे के रूप में आपको अपने फसल के हिसाब से चुनाव करना है। फसल अच्छी है, हरी भरी है तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कमज़ोरी है तो 19-19-19 डालिए। आपने बुआई के समय फास्फोरस वाली खाद कम डाली है तो 12-61-0 डालिए। अन्यथा आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कभी भी ना डाला हो तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।